प्रिय शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 13 आश्रम व्यवस्था के अभ्यास कार्य को करेंगे। इसमें सर्वप्रथम पहला प्रश्न पूछा गया है कि आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है। तो उसका उत्तर है, हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर के बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। मनुष्य के जीवन को तथा समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए ही आश्रम व्यवस्था जरूरी है, यानी कि आवश्यक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि चारों आश्रमों के नाम लिखें और उनकी आयु सीमा भी बताएं। तो इसका उत्तर है, आश्रम 4 हैं। चारों आश्रम के नाम दिए हैं। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आयु सीमा, ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु सीमा शुरू होती है जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक। इसमें विद्यार्थी अध्ययन करता है, 25 वर्ष तक रहता है इस आश्रम में। तो ब्रह्मचर्य आश्रम आजकल जो हम विद्यालयों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है। संन्यास आश्रम 75 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक आयु सीमा है। प्रश्न 3, इसमें कहा गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है इतना। तो इसका उत्तर है, ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है, इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, यदि कहता है जीवन को हम अपनी टोटल संपूर्ण लाइफ को यदि एक बिल्डिंग की तरह मान लें तो उस बिल्डिंग की नींव क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्योंकि नींव जितनी पक्की होगी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। वैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा, विद्यार्थी जितना मेहनत करेगा, जितना ज्ञान ग्रहण करेगा, वह जीवन भर उसके काम आएगा। इसलिए ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर लिखा है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी एवं अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि यदि यह समय, यहाँ यह के साथ समय भी नोट करेंगे, यह समय सैर सपाटे दोस्तों के चक्कर में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए यह आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है चौथा प्रश्न कि गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। उत्तर है, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था तो गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपनी संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, वे देश, धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न 5वां है कि वानप्रस्थी को क्या क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। वानप्रस्थी को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्याधन को दूसरों में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। वेदाध्ययन करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास करना चाहिए। यही एक वानप्रस्थी के कर्तव्य हैं। अब आगे लिखता है कि संन्यास आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछता है। तो संन्यास आश्रम, संन्यास के साथ यहाँ जो स है उसके ऊपर भी अनुस्वार लगेगा। संन्यास आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य होता है। सन्यासी दोनों जगह ठीक करेंगे आप, स के ऊपर भी अनुस्वार लगाएंगे। अब ये तो थे आपके प्रश्न। इसके साथ साथ पुस्तकांतर्गत कई बार और भी अन्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है, आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। देखो, आश्रम व्यवस्था आवश्यक है, किस लिए है वो हमने पढ़ा, लेकिन आश्रम व्यवस्था होता क्या है, बोलते किसको हैं। तो उसको उत्तर है कि हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। यानी कि मनुष्य सुधरेंगे तभी तो समाज सुधरेगा। क्यों? क्योंकि समाज क्या है, मनुष्यों का ग्रुप ही तो है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनि ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था।
तो मनुष्य के जीवन को 4 बराबर भागों में बांटे जाने की इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, आश्रम किसे कहते हैं? जीवन काल की व्यवस्था के लिए कि आदमी एक सुव्यवस्थित जीवन जिए, इसकी व्यवस्था के लिए आयु का वह समय आश्रम कहलाता है जिसमें योग्यता और क्षमता के अनुसार मनुष्य अपने जीवन के कर्तव्यों का अपनी सुविधा के अनुसार पालन करता है या सुविधा अनुसार पालन करता है, वह आश्रम है। तो संन्यास आश्रम किसे कहते हैं? देखिए, परिवार की सीमा को छोड़कर केवल मानव रूप में कि मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ, इस रूप में जीवन को समाज के लिए सौंप देना संन्यास है। चौथा प्रश्न है अगला, आश्रम कितने हैं? आश्रम 4 हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम किसे कहते हैं? तप और संयम के साथ विद्या का अध्ययन करना एवं वेद आदि अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं? 25 वर्ष के बाद विवाहित और पारिवारिक जीवन बिताने की अवधि को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इसमें संतान उत्पन्न करना, उनको योग्य बनाना, धन और ज्ञान प्राप्त करना तथा धर्मयुक्त जीवन बिताना आवश्यक होता है, जरूरी होता है गृहस्थ आश्रम में। यह आश्रम 50 वर्ष की आयु तक रहता है, माने पारिवारिक जीवन बिताने की को अवधि है, अवधि माने समय है, उसी को गृहस्थ आश्रम यहाँ कहा गया है। अगला प्रश्न है, वानप्रस्थ आश्रम किसे कहते हैं? तो गृहस्थ से निवृत्त होकर, मतलब जब आदमी गृहस्थ से छूट जाए 50 वर्ष के बाद, तो वन में या घर से बाहर कहीं भी आश्रम आदि में रहते हुए स्वाध्याय करना, धार्मिक क्रियाओं का संपादन करना तथा समाज की सेवा करते रहना वानप्रस्थ कहलाता है। धन से वैराग्य एवं परलोक की सिद्धि की साधना इस आश्रम में की जाती है। माने इतने वर्षों तक उसने जो धन कमाया उससे वैराग्य और परलोक की सिद्धि की साधना में लगाए, अर्थात धार्मिक क्रियाओं के संपादन में लगाए, और त्यागपूर्ण जीवन बिताना इस आश्रम में प्रमुख होता है। इस आश्रम में वो क्या करता है? गृहस्थ से कैसे निवृत्त होता है? अपने जो परिवार की जिम्मेदारी है उसे अपने कंधों से हटा करके परिवार की आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप देता है, वही वानप्रस्थ है। आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो आश्रम का संबंध या आश्रम व्यवस्था का संबंध निजी जीवन और व्यक्तिगत उन्नति से है। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों प्रकार की उन्नति से ही सुख और शांति संभव है। अतः आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति करना है। अब आप इन प्रश्नों को अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे और जब आपको उन्हें निरीक्षण हेतु देने के लिए कहा जाएगा, उन्हें आप वैसे ही भेजेंगे। इति ओम शम।